आज इस वीडियो का टॉपिक हम लोग का है रॉयल्टी अकाउंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि रॉयल्टी अकाउंट होता क्या है, कौन कौन से इसमें मेन टर्म्स होते हैं। और आज वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रॉयल्टी अकाउंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप देखिए अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करनी होती है एनालिटिकल टेबल, उसके बाद बारी आती है जनरल एंट्रीज की, और लास्ट में हमें प्रिपेयर करने होते हैं लेजर। आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस टेबल को कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से इसमें कॉलम्स होते हैं और इसमें वैल्यूज भी कैसे आप पुट करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो भी आपकी एनालिटिकल टेबल होती है उसमें 9 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना होता है ईयर, नेक्स्ट कॉलम होता है आउटपुट या प्रोडक्शन कम, थर्ड कॉलम होता है रॉयल्टी, फोर्थ कॉलम होता है मिनिमम रेंट। और ये देखिए वो 4 कॉलम है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको ये 4 कॉलम की वैल्यूज मिल जाएंगी। उसके बाद बारी आती है दिमाग लगाने की। आपको जहां पे कैलकुलेशन करनी है, दिमाग लगाना है, सीखना है, वो आपके बाद के 5 कॉलम है। नेक्स्ट कॉलम का नाम होता है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, नेक्स्ट होता है आपका सरप्लस, नेक्स्ट होता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, और लास्ट अकाउंट होता है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कराने वाला हूं, और इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको पहले 4 कॉलम की वैल्यूज जो भी हैं वो डायरेक्टली मिल जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए एस.एम. शुक्ला बुक का है, आप अपनी बुक्स में देखिए। अगर ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है तो प्लीज इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करिए, और उसके थ्रू जैसे मैं इस टेबल में वैल्यूज आपको पुट करा रहा हूं आप भी साइड बाय साइड नोट डाउन करिए। और आप देखेंगे उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको टेबल बनाने के जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसमें दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैरायटी आती रहेगी, मगर जो उसका बेसिक होता है कि टेबल में कैसे वैल्यूज लानी है, कैसे क्वेश्चन को रीड करना है और वैल्यू पुट करनी है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज एंड लेजर्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A company takes a lease of a mine for a term of 4 years from 1st Jan 2009 paying a minimum rent। अब देखिए मिनिमम रेंट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10,000 पर एनम, कहीं आप रफ में नोट डाउन कर सकते हैं। मर्जिंग इन अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे, उसमें आपको रॉयल्टी कितनी देनी है 50 पैसे। द लीज कंटेन्स प्रोविजंस टू द इफेक्ट दैट इफ द मिनिमम रेंट पेड इन एनी ईयर exceeds the royalty for the year, the amount of the excess may be recouped by the coal company out of the royalty payable in the following year only। इस लाइन को प्लीज कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बिल्कुल लास्ट में टेबल में आपको यूज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर देखिए बोला जा रहा है कोल इज रेज्ड एज फॉलो। जो कोल या प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो आपको पहले साल की गिवन है 2000 टन, दूसरे साल की 12,000, तीसरे साल की 24,000 और चौथे साल की देखेंगे 30,000। इसमें आपको जनरल एंट्रीज और लेजर्स ये सब प्रिपेयर करने हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहला कॉलम आपका होता है ईयर का। अब देखिए यहाँ पे ईयर क्वेश्चन में गिवन है, पहला साल है आपका 2009, तो ईयर में सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए 2009। अगला साल है 2010, नेक्स्ट है 2011 और लास्ट में आ जाएगा 2012। 4 साल की वैल्यूज आपको गिवन है कि कितना प्रोडक्शन किया है। अब यहाँ पे आउटपुट कितना है, तो पहले साल का प्रोडक्शन देखिए हो रहा है 2000 टन, तो जो भी आपका आउटपुट है वो आपको टन में गिवन है, तो पहले साल का आ जाएगा 2000। नेक्स्ट ईयर का गिवन है देखिए 12,000 रुपए, आप भी प्लीज साइड बाय साइड कॉपीज में नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट ईयर का गिवन है 24,000 और नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन आपको दिया है 30,000। तो आप देखेंगे पहले 2 साल की वैल्यूज तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन से मिल गई। थर्ड कॉलम देखिए होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रॉयल्टी हमेशा आपके या तो प्रोडक्शन पे या तो सेल्स पे डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन में कोल का प्रोडक्शन दिया है तो प्रोडक्शन पे आपको रॉयल्टी को कैलकुलेट करना है। या तो रॉयल्टी आपको डायरेक्टली गिवन होती, यहां पे रॉयल्टी आपको डायरेक्टली नहीं दी है तो आपको 1 रुपए, 50 पैसे, 60 पैसे या परसेंटेज के फॉर्म में गिवन होगी। यहां आप देखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में रॉयल्टी गिवन है 50 पैसे पर टन, मतलब जितना भी प्रोडक्शन होगा हर यूनिट पे 50 पैसे क्या करना है, रॉयल्टी आपको ओनर को देना है। तो यहां पे लिख दीजिए 50 पैसे। अब देखिए 50 पैसे कैलकुलेट कैसे होगा।
पहली बार का प्रोडक्शन कितना है 2000 टन, उस 2000 को यहां लिख दीजिए, उसको देखिए मल्टीप्लाई आप 50 से करेंगे। अब ये पैसे में वैल्यू दी है, जब भी आपको वैल्यू पैसे में दी होती है तो देखिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहां पे आपको इसको 100 से डिवाइड करना होगा। अगर आपको डायरेक्टली रुपीज में गिवन है तो सिर्फ आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर जब भी आपको परसेंटेज में या पैसे में दिया होगा तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यह आपका आ जाएगा 1000। इसको इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो ये 50% बन गया कि एक बार 50 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो ये तो एज अ परसेंटेज ट्रीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका प्रोडक्शन है उसका 50% आप यहां पे लिखते चलिए। 12000 का 50% कितना होगा 6000, 24000 का कितना होगा 12000, और 30000 का देखिए कितना होगा 15000। तो जो भी ओनर है उसे क्या करना है, इतनी रॉयल्टी रिसीव होती रहेगी। मगर देखिए होता क्या है कि जब आप किसी भी पर्सन को अपनी जगह दे रहे हैं काम करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, अपने नाम को यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो आपके तो रिटर्न में ये एक्सपेक्टेशन होगी कि एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता रहे। क्योंकि मान लीजिए उसने 1 यूनिट प्रोड्यूस की, तो क्या 1 यूनिट पे 50 पैसे आपको रॉयल्टी चाहिए? अब उस 2 महीने 3 महीने खाली बैठा रहा और प्रोडक्शन 1 यूनिट 10 यूनिट 15 यूनिट कर रहे हैं, तो आप एज अ ओनर क्या चाहेंगे, भैया आपको एक फिक्स्ड अमाउंट तो मिलता रहे, वरना आपको अपने जगह या अपने नाम को देने का फायदा क्या हुआ? मैं भी अगर अपनी जगह किसी पर्सन को दे रहा हूं तो उससे फिक्स्ड अमाउंट तो रिटर्न में चार्ज करूंगा, वो फिक्स्ड अमाउंट कहलाता है मिनिमम रेंट। अब देखिए जो भी आपका लेसी होता है उसे क्या करना होता है, लैंडलॉर्ड को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना ही करना है, चाहे प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन ना हो। तो यहाँ पे वो कहलाता है आपका मिनिमम रेंट। इसकी वैल्यूज भी क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन होती है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको वैल्यू गिवन है 10,000 पर एनम, एक ही वैल्यू गिवन है तो माना यह जाएगा कि हर साल का जो मिनिमम रेंट है वो 10,000 फिक्स्ड है। तो पहले साल का लिख दीजिए 10,000 रुपये, दूसरे साल भी आ जाएगा 10,000 रुपये, तीसरे साल भी आ जाएगा 10,000 रुपये, और चौथे साल भी कितना आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। अब देखिए इसके बाद के जो कॉलम्स होते हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत वर्किंग करते चलना होगा। अब देखिए होता क्या है कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो भी वैल्यू ज्यादा होगी वो एक्चुअली में लैंडलॉर्ड को रिसीव होती है, इसलिए आपका नेक्स्ट कॉलम होता है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब आप यहां पे देखेंगे कि पहले साल रॉयल्टी जो अर्न हो रही है वो 1000 रुपये, मगर एग्रीमेंट में कितना लिखा था कि 10,000 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगा। तो लैंडलॉर्ड को कितना रुपए रिसीव होगा 10,000 रुपये। दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा है वो आप इस कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। 10,000 रुपये ज्यादा है वो 10,000 यहां लिख दीजिए। नेक्स्ट ईयर देखिए 6,000 और 10,000, कौन सी वैल्यू ज्यादा है 10,000, वो यहां पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर देखिए 12,000 और 10,000, अब की 12,000 ज्यादा है वो 12,000 यहां पे आ जाएगा। और नेक्स्ट ईयर देखेंगे 15,000 और 10,000, 15,000 ज्यादा है वो यहां पे लिख दीजिए। तो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में आपको सिंपल क्या करना है, दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा है उससे आप इस कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखिए मिनिमम रेंट से लैंडलॉर्ड को तो बेनिफिट होता है, उसे ये पता है कि भैया जो जिस बंदे को आपने जगह दी है उसको सिर्फ 1,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर आपको देखिए कितना मिल रहा है 10,000 रुपये, तो वो पर्सन क्या करेगा, जो लेसी है वो अपनी जेब से आपको 9,000 रुपये एक्स्ट्रा करके पूरे 10,000 रुपये पे करेगा। फिर देखिए नेक्स्ट ईयर की इनकम उसकी सिर्फ 6,000 हो रही है, मगर अभी भी फिक्स्ड अमाउंट उसे कितना पे करना है 10,000, मतलब 4,000 रुपये अपने पास से पे करेगा। तो इसी तरीके से देखिए होता है क्या है कि जो लेसी है उसे कुछ ईयर्स में प्रॉफिट होता है, कुछ ईयर्स में लॉस होगा। जब भी याद रखिएगा रॉयल्टी की वैल्यू मिनिमम रेंट से कम होगी तो वहां पे उस पर्सन को लॉस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। और जब आपके रॉयल्टी की वैल्यू मिनिमम रेंट से ज्यादा है, आपको अपने पास से पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं सरप्लस। तो अब देखिए जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो होता है पहले शॉर्ट वर्किंग और फिर होता है सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग का देखिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, रॉयल्टी में से आप मिनिमम रेंट को माइनस करेंगे। अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, सिंपल मतलब है कि मिनिमम रेंट की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा है तो डिफरेंस किस में रिकॉर्ड होगा, शॉर्ट वर्किंग। अब इस तरीके से कर सकते हैं, रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट की वैल्यू को माइनस करिए। अगर आपकी वैल्यू आ रही है माइनस में तो वो रिकॉर्ड होगा शॉर्ट वर्किंग में। रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट की वैल्यू माइनस करिए, अगर वैल्यू आपकी प्लस में आएगी तो वो चला जाएगा सरप्लस में।
अब आप कैलकुलेटर में खुद देखिए, पहले साल रॉयल्टी में आ रहा है 1000, मिनिमम रेंट है 10,000, तो 1000 में से जब आप 10,000 माइनस करेंगे तो 9,000 जो लेसी को अपने पास से पे करना पड़ रहा है वो चला जाएगा शॉर्ट वर्किंग में। यहाँ पे माइनस में आप नहीं लिखेंगे, बस माइनस का मतलब है कि वैल्यू किस में रिकॉर्ड होगी, शॉर्ट वर्किंग में, क्योंकि लेसी को वहां पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट ईयर 6,000 और 10,000, फिर इनका डिफरेंस निकालिए, मिनिमम रेंट अभी भी ज्यादा है तो 4,000 रुपये आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। आप एक काम कर सकते हैं, सिंपली मिनिमम रेंट की वैल्यू जब जब ज्यादा है डिफरेंस जाएगा शॉर्ट वर्किंग में, रॉयल्टी की वैल्यू जब जब ज्यादा होगी वो रिकॉर्ड होगा सरप्लस में। इस ट्रिक से होगा कि आपको दो अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करने, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधे कैलकुलेटर उठाइए, रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट की वैल्यू को माइनस करिए, वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो उसको यहां लिखिए, प्लस में आ रही है तो नेक्स्ट कॉलम में चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 12,000, अब उस लेसी को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो रहा है, एटलीस्ट आपको अपने पास से पैसे नहीं देने, तो आपको 12,000 मिल रहे हैं, आपको 12,000 देना है, मगर अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो चला जाएगा आपका सरप्लस कॉलम में। और लास्ट ईयर भी देखिए यहाँ पे आपका 5,000 है, यहाँ पे 10,000 है, तो वो 5,000 भी चला जाएगा सरप्लस कॉलम। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो लैंडलॉर्ड है उसे मिनिमम रेंट अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो उसे स्टार्टिंग ईयर्स में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब जब जब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है तब तक ओनर को तो बेनिफिट है कि उसे अपना फिक्स्ड अमाउंट 10,000 रुपये बना बनाए मिलना ही मिलना है, चाहे वो लेसी काम करे ना करे, प्रोडक्शन हो ना हो, सेल्स हो या ना हो, उसे अपना फिक्स्ड अमाउंट मिलना है। मगर यहाँ पे लेसी अपने पास से पैसे दे रहा है तो उसे भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो क्वेश्चंस में आप देखेंगे एक और लाइन दी होती है, एक और एग्रीमेंट का क्लॉज होता है कि जब मिनिमम रेंट आपका ज्यादा है तो जो भी आपका लॉस हो रहा है उसे आप क्या करेंगे, सरप्लस के पैसे से रिक्यूप या रिकवर कर सकते हैं, मगर 1 साल में 2 साल में वो कंडीशंस आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी। अब यहां इस क्वेश्चन की अगर बात कर ले, मैंने आपको बताया था, उस लाइन को कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां देखिए लिखा हुआ है द लीज कंटेन्स प्रोविजंस टू द इफेक्ट दैट इफ द मिनिमम रेंट पेड इन एनी ईयर एक्सीड्स द रॉयल्टी, मतलब मिनिमम रेंट जब आपका ज्यादा है रॉयल्टी से, मतलब जब आपकी यहां पे शॉर्ट वर्किंग आ रही है तो उसे आप क्या करेंगे, मे बी रिक्यूब्ड बाय द कोल कंपनी आउट ऑफ द रॉयल्टी पेबल इन द फॉलोइंग ईयर ओनली। मतलब जिस ईयर में आपकी शॉर्ट वर्किंग है, अगर उसके अगले साल आपको कोई भी सरप्लस बैलेंस है, मतलब रॉयल्टी अगर ज्यादा हो रही है मिनिमम रेंट कम हो रहा है, तो उस बैलेंस को आप रिक्यूब्ड कर सकते हैं, वरना उस पैसे को आप रिक्यूब्ड नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए जो पहले साल शॉर्ट वर्किंग आपकी है वो 9,000 है, ये कंडीशन क्या बोल रही है कि इस पैसे को सिर्फ आप अगले साल रिक्यूब कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। क्वेश्चंस में ये 2 साल 3 साल 4 साल ये अलग अलग आपको मिलता जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि जो भी आपकी शॉर्ट वर्किंग है, जो भी लेसी को वहां पे लॉस हो रहा है, तो वो 9,000 अगले साल के सरप्लस से रिक्यूब कर सकते हैं। मगर उसकी फूटी किस्मत देखिए कि अगले साल उसको भी शॉर्ट वर्किंग हो रही है, अगले साल सरप्लस में कुछ पैसा आ ही नहीं रहा है, तो ये 9,000 वो रिक्यूब्ड नहीं कर पाएगा कभी भी। तो ये जो 9,000 है इसकी कंडीशन सेकेंड ईयर तक है, तो ये पैसा सीधे ट्रांसफर हो जाएगा आपका अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस में, और ये 9,000 आप यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। तो लास्ट कॉलम में देखिए वो पैसे जाते हैं जो आपके रिक्यूब्ड नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए उसका कॉलम का नाम भी देखेंगे अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। तो ये 9,000 आपके रिक्यूब नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये इस कॉलम में ना जाके, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में ना जाके लास्ट कॉलम में ट्रांसफर हो जाएंगे, मगर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में नहीं, क्योंकि आपकी कंडीशन कहां पे खत्म हो रही है, नेक्स्ट ईयर। इसी तरीके से देखिए अगले साल जो शॉर्ट वर्किंग हो रही है, ये कंडीशन भी बोल रहा है कि इसको अगले साल तक आप रिक्यूब कर सकते हैं। अब देखिए कि उसको एटलीस्ट 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये जो 4,000 रुपए है 2,000 नेक्स्ट ईयर देखिए आप रिक्यूब कर लेंगे, और जो पैसे आप रिक्यूब कर लेंगे वो आपके इस कॉलम में ट्रांसफर होते हैं। जो भी देखिए सरप्लस का अमाउंट होता है सिर्फ वही ट्रांसफर होता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में, और उसमें से जो पैसा आप रिक्यूब नहीं कर पाएंगे उसे आप लास्ट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 4,000 में से अगले साल आप 2,000 जो सरप्लस में है
उसे आप रिक्यूब कर लेंगे, तो उस पैसे को आप ट्रांसफर कर देंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में, और इस 4000 में से जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो 2000 आप रिक्यूब नहीं कर पाएंगे, वो चला जाएगा लास्ट कॉलम में। तो याद रखिएगा, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में वही पैसा आता है सरप्लस का जो आप रिक्यूब कर सकते हैं, और उसके बाद जो डिफरेंस होता है जो रिक्यूब नहीं कर पाएंगे, वो हमें लास्ट कॉलम में ट्रांसफर करना होगा। तो आप देखेंगे इसमें 9000 में से एक भी पैसा रिक्यूब नहीं हुआ, क्योंकि सरप्लस में कुछ पैसा ही नहीं है, इसलिए यहां पे ना आके वो पूरा पैसा कहां पे जा रहा है, 9000 लास्ट कॉलम में। मगर 4000 में से एटलीस्ट मेरे पास सरप्लस में 2000 रुपए हैं, तो ये 2000 पूरा पूरा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, 4 में से सिर्फ 2000 ही तो आपके पास पैसा है, जो बचा हुआ 2000 है वो लास्ट कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप देखेंगे इस 5000 की कोई जरूरत नहीं है। उसका रीजन है कि यहाँ पे अब आपके पास कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट ईयर फिर से कोई शॉर्ट वर्किंग होती अगर, तो उसको आप इस 5000 से ट्रांसफर कर देते, मगर अब इस 5000 की कोई जरूरत नहीं है, तो इसके आगे भी आ जाएगा डैश और इसके भी आगे आ जाएगा डैश। बस एक चीज रखिएगा कि लास्ट कॉलम में जब आपका पैसा जाएगा, तो जहां पे कंडीशन खत्म हो रही है, यहाँ पे 1 साल बाद हो रही थी, इसलिए इस पैसे में से इसको माइनस करने के बाद मैंने तीसरे साल में रिकॉर्ड किया है। 4th ईयर में कंडीशन खत्म होती है, तो 4th ईयर में आप ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, आपको सबसे पहले ये एनालिटिकल टेबल वर्किंग नोट, जिसके थ्रू आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, चाहे वो आपकी रॉयल्टी की हो, मिनिमम रेंट की हो, शॉर्ट वर्किंग की हो, क्योंकि इसी के बेस पे आपको जर्नल एंट्रीज एंड लेजर प्रिपेयर करने। तो एक बार देखिए, आपको ये टेबल अच्छे से में आ गई कि यहाँ पे पहले कॉलम में ईयर, डायरेक्टली क्वेश्चन आप लिख देंगे। आउटपुट या प्रोडक्शन की वैल्यूज भी डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। सिर्फ रॉयल्टी में थोड़ी बहुत वर्किंग करनी है, चाहे वो रुपीज में गिवन हो या पैसे में गिवन हो, और मिनिमम रेंट की वैल्यू भी क्वेश्चन से मिल जाएगी। जहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है वो ये कॉलम्स है। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो सीधे रिकॉर्ड कर दीजिए। जब जब मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी का अमाउंट कम है, तो डिफरेंस किस में ट्रांसफर होगा, शॉर्ट वर्किंग में। और जब इसका रिवर्स हो जाएगा, रॉयल्टी ज्यादा मिनिमम रेंट कम है, तो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा सरप्लस में। उसके बाद कंडीशन आपको क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी कि आप नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, कितने साल में इस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर सकते हैं, या वो हर क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसको फाइंड आउट करिए। उस कंडीशन के बेस पे आखिरी दोनों कॉलम में वैल्यूज जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। टेबल आप कैसे प्रिपेयर करेंगे उसका एटलीस्ट बेसिक फंडा क्लियर हो गया। अब इसी के बेसिस पे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जर्नल एंट्रीज और कुछ लेजर्स बना के बताऊंगा कि शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड, इन सब के लेजर्स आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जैसे मैंने आपको बेसिक पूरा बताया, इसको प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास ये टेबल होनी चाहिए, तभी आपको जर्नल एंट्रीज और लेजर्स समझ में आएंगे।